नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस रजत खंडेलवाल परिवार के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए साइंस पढ़ रहे थे। और हमारी आज ये 19 नंबर की क्लास है, जहां हम पर्यावरण का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जैव विविधता और सतत विकास। उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको इस तरीके से मिलेगा कि आपको सिर्फ क्लास देखने से वो कंटेंट एक बार में याद हो जाएगा। अगर फिर भी याद नहीं होता तो आप सिर्फ नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पर इसी तरीके से पीडीएफ में डाल दिए जाएंगे, जिसको आप पहले से नोट्स निकलवा लीजिए और नोट्स के साथ में आप क्लास को देखिए। आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ काम का मटेरियल दिया जाएगा, कोई भी फालतू ज्ञान की बात, जबरदस्ती एक्स्ट्रा ओरिएंटेड मटेरियल बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। लिमिटेड क्लास में लिमिटेड मटेरियल में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देना हमारा सबसे प्रथम उद्देश्य है। तो स्टार्ट करते हैं आज की जैव विविधता एवं सतत विकास। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि ये थंबनेल है, थंबनेल से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि जैव विविधता और सतत विकास में आप क्या पढ़ना चाहेंगे, क्या पढ़ने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस तरीके से कि क्या होती है जैव विविधता। आपको ये बहुत सारे पेड़ पौधे, पहाड़, पक्षी, शेर, चीता, हिरण और यहाँ पे सारे पक्षी, पेड़ पौधे, अलग अलग प्रजाति यहाँ पे दिख रही होगी। तो इससे इससे थोड़ी थोड़ी आपकी थीम क्लियर हो रही होगी कि जैव विविधता क्या होती है और सतत विकास के बारे में हम इसी में ही चर्चा करेंगे। चूंकि ये टॉपिक करंट से भी थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ होता है, इसमें करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम करंट को भी साथ में लेते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये क्लास, जहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जैव विविधता होती क्या है। थोड़ी बहुत डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जैव विविधता क्या, कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों के मध्य, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी, पेड़ पौधे, जंतु, जानवर, पक्षी, इस तरीके के जो भी जीव पाए जा रहे हैं, उन सब के अंदर कितनी ज़्यादा डिफरेंट, कितनी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है, कितने विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के ये सारे जो जंतु पाए जाते हैं। आप कई जगह देखते हैं हर चीज़ की, जैसे कि किसी भी जानवर को आप देखेंगे, जैसे मेंढक को भी देखेंगे तो उसकी भी अनेकों प्रजातियां हैं। ये चावल की भी आप किस्म देखेंगे तो अनेकों संकर किस्म, उनकी बहुत सारी किस्में देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर इतनी ज़्यादा प्रजातियां हैं कि आप उनको, अभी तक कई प्रजातियां तो गिनी भी नहीं जा सकी है। तो ये सब डिपेंड करता है किस पे, जैव विविधता पर। ये एक पूरी डेफिनेट परिभाषा बताता है जैव विविधता की। अब जैव विविधता की एक परिभाषा दी यूएसए ने 1987 में। वो परिभाषा क्या थी? प्रौद्योगिकी आकलन की रिपोर्ट में इसके अंदर एक परिभाषा दी गई थी जैव विविधता की। वो क्या बोलते हैं कि जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकीय जटिलता। यानी कि पारिस्थितिकीय तंत्र, आपने जो पिछला टॉपिक पढ़ा उसमें आपने देखा होगा कि पारिस्थितिकीय तंत्र क्या होता है। उसके अंदर जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता और विषमता, जितने प्रकार के जीव जंतु और उनके अंदर जितनी ज़्यादा डिफरेंट, जितनी ज़्यादा विषमताएं पाई जाएगी, जैव विविधता उतनी ही अच्छी होगी। आप इसको हिंदी का तात्पर्य भी समझ पा रहे हैं कि जैव विविधता यानी कि जीवों में विविधताएं, कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जीव होते हैं। यही आपका इसका पूरा मेन टॉपिक का उद्देश्य है। इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू जी रोजेन ने दिया। किसने किया? डब्ल्यू जी रोजेन। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सीधा आपको याद रखना है कि जैव विविधता जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया डब्ल्यू.जी. और रोजेन। कई बार इसका नाम ये नहीं लिखा करके ये भी लिखा सकता है वोल्टर रोजेन। डब्ल्यू का मतलब वोल्टर, वोल्टर रोजेन से भी लिखा हुआ आ सकता है। तो सीधा सीधा यही फैक्ट पूछ लिया जाता है। इसमें ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आपको सीधे सीधे फैक्ट पता होने चाहिए। ये चैप्टर वैसे बहुत बड़ा चैप्टर होता है, आपको कई तरीके से, कई अलग अलग अगर आप जगह देखेंगे, बुक्स में या इनमें देखेंगे, तो आपको ये बहुत बड़ा, मतलब एक विस्तृत चैप्टर दिखेगा। आपको कई सारे अभ्यारण्य, कई सारे जीके के हिसाब से पता नहीं क्या क्या याद करा दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ इसको जीके के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम पढ़ रहे हैं साइंस। और साइंस को साइंस की तरह ही पढ़ना चाहिए, जीके की तरह नहीं। वैसे ये जीके से जुड़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन इसमें आपके एनसीईआरटी में और आरबीएसई में जितना आपको दिया गया है मटेरियल, आपको 8 अभ्यारण्यों के नाम दिए हुए हैं, तो मैं सिर्फ 8 ही पढ़ाऊंगा। आपको कोई भी 20-30 अभ्यारण्य नहीं याद कराऊंगा। जो आपको दिया हुआ है सिर्फ वो, और जो करंट में बिल्कुल नया फैक्चुअल डेटा है कि अभी सबसे नया वाला कौन सा बना है, सबसे नया कौन सा, कहीं पे कोई थीम हुई है तो कहाँ पे कोई आयोजन हुआ है, वो इससे रिलेटेड, जो भी इससे रिलेट करता होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे करवाई जाएगी, जो एग्जाम में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना होती है, क्योंकि करंट से रिलेटेड टॉपिक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि जैव विविधता के जनक किसको कहा जाता है? जैव विविधता के जनक कहा जाता है एडवर्ड विल्सन, यानी कि E.O. विल्सन। एडवर्ड विल्सन, ये आपको दोनों नाम याद रखने
कि जैव विविधता के जनक है एडवर्ड विल्सन और जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया डब्ल्यू.जी. रोजेन। बस ये दो ही चीज आपको याद करनी है। डेफिनेशन आपको बिल्कुल पता चल चुकी होगी और एक और डेफिनेशन दी थी यूएसए की प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट में। डेफिनेशन सिर्फ समझने के लिए, नाम आपको डब्ल्यू.जी. रोजेन और ई.ओ. विल्सन। चलते हैं आगे। आगे है कि जैव विविधता के स्तर, जैव विविधता को कितने स्तर में बांटा गया है। तो यहाँ लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आपको 3 तरीके के लेवल्स दिखेंगे, प्रजातीय विविधता, या फिर दिखेगा आनुवंशिक विविधता, या फिर आपको दिखेगा पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। सिर्फ समझने की चीज है कि प्रजाति विविधता क्या होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या, प्रजातियों की कुल संख्या, उनके अंदर कितनी ज्यादा डिफरेंट है, कितनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं, वो सारी चीजें आपको मिलेगी प्रजाति विविधता में। कि कोई एक क्षेत्र विशेष है, मान लीजिए एक छोटा सा हम एरिया ले लें, कोई राज्य, कोई जिला, उस जिले का भी एक छोटा सा पार्ट, उसमें हम देखें कि उस क्षेत्र में कितने तरीके के जीव, कितने तरीके की उनकी प्रजातियां पाई जाती है। जैसे कि आप देखें, इसका एग्जाम्पल बिल्कुल ही सटीक एग्जाम्पल बैठता है कि आप देखेंगे कि 1 ग्राम मिट्टी, एक छोटे से मिट्टी के कण 1 ग्राम मिट्टी के अंदर भी 10 करोड़ जीवाणु और 50,000 फफूंद तक पाई जा सकती है। जीवाणु इतने छोटे होते हैं कि 1 ग्राम मिट्टी के अंदर भी 10 करोड़ जीवाणु या 50,000 फफूंद पाई जा सकती है। तो ये उनमें विविधताएं होती है कि 10 करोड़ अलग अलग तरीके के जीवाणु उसमें मिल गए। तो ये हो गई आपकी प्रजाति विविधता कि कितने डिफरेंट स्पीसीज आपको मिल रही है। दूसरी चीज होती है कि आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता में क्या होता है कि एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच आनुवंशिक इकाई जीन के कारण होती है, कि अलग अलग जीन उसमें होंगे तो उस हिसाब से उनकी आनुवंशिक इकाई भी अलग, उनकी आनुवंशिक विविधता हो जाएगी। तो जैसे कि आपने देखेंगे कि जैसे चावल या मेंढक का विभिन्न गुणों और किस्मों में पाया जाना, कि जैसे कि चावल की थोड़ी भी किस्म में आपको आनुवंशिक परिवर्तन कर दें, अगर जीन में हल्का फुल्का परिवर्तन कर दे तो आपको एक नई किस्म प्राप्त की जाएगी, जो कि हम लेबोरेटरी में कई तरीके से आजकल चावल की संकर किस्में नई नई प्राप्त की जा रही है। वो होती है उनकी आनुवंशिक विभिन्नताएं, कि उसमें जरा सा जीन अलग हो जाएगा तो उसमें थोड़ी कुछ अलग प्रजाति पाई जाएगी। जैसे कि चावल की ही अलग अलग, चावल की 1500-2000 प्रजातियां यहाँ पे विद्यमान है, तो इस तरीके से वो हो गई उसकी आनुवंशिक विभिन्नता। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्नता, यानी कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसके अंदर क्या होगा कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की अपनी भौगोलिक व पर्यावरणीय विशेषताओं के कारण उसमें पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतु, पौधों आदि में विभिन्नता है। यानी कि अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग पेड़ पौधे और जीव जंतु, उनमें पाई जाने वाली विभिन्नताएं। जैसे कि जल के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप की मछलियां मिल रही है, ये जंगल के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के जानवर मिल रहे हैं। तो जो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र हमने देखे, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, जंगल पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, उनमें पाई जाने वाली विभिन्नताएं। तो ये सिर्फ आपको समझना है, कोई रटने की चीज़ नहीं, केवल आपके दिमाग में फिट बैठाने के लिए थी कि ये होती किस किस तरीके से, ये प्रजाति, आनुवंशिकी और पारिस्थितिकी। कुछ भी इसमें याद करने की चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने समझ लिया काफ़ी है। चलते नेक्स्ट। फिर हम देखेंगे कि जैव विविधता का मापन। जैव विविधता का मापन की 3 तरीके की विधियां हैं, एल्फा विधि, बीटा विधि और गामा विधि। इसमें आपको क्या समझना है कि एल्फा विधि में किसका मापन किया जाता है कि किसी समुदाय में जातियों की संख्या, ये दर्शाती है एल्फा विविधता के कारण। एल्फा विविधता क्या होती है कि किसी समुदाय में जातियों की संख्या दर्शाती है। इसी तरीके से बीटा विविधता क्या कहती है, बीटा विविधता कहती है कि प्रजातियों की विविधता की तुलना करती है ये। इसमें क्या मापन किया जाता है, प्रजातियों की विविधता, प्रजातियों की आपस में कितनी विविधता है। फिर इसी तरीके से गामा विविधता किसका मापन करती है, ये किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में कितनी तरीके की प्रजातियां पाई जा रही है, कितनी तरीके की, मतलब प्रजातियों की कितनी प्रचुरता है, कितनी ज्यादा प्रजातियां पाई जा रही है, ये मापन करती है गामा विविधता। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एल्फा विविधता जिसमें जातियों की संख्या, बीटा विविधता प्रजातियों की विविधता की आपस में तुलना, ये तो बताती है जातियों की संख्या, ये बीटा विविधता बताती है जातियों की विविधता की तुलना, और गामा विविधता क्या बताती है कि विभिन्न एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजातियों की प्रचुरता, यानी कि कितनी ज्यादा प्रचुरता में पाई जा रही है एक छोटे से क्षेत्र में, परसेंटेज में आप इसको मान सकते हैं। तो ये संख्या, तुलना और प्रचुरता, ये हो गई आपकी एल्फा, बीटा और गामा। मापन आपको करना नहीं, सिर्फ आपको हल्का सा पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी इसमें मेन क्वेश्चन आता है, वो आता है आपके जैव विविधता के तप्त स्थल। जैव विविधता के आपके पाएंगे यहाँ पे होगा तप्त स्थल, यानी कि इसको इंग्लिश में भी आपको नाम याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आपने कई बार सुना भी होगा ये नाम हॉटस्पॉट, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। हिंदी में थोड़ा मुश्किल लगेगा कि जैव विविधता के तप्त स्थल, और इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहाँ आपको इंग्लिश में बिल्कुल याद रखना है। इसकी अवधारणा किसने दी, अवधारणा दी नॉर्मन मेयर्स ने। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉर्मन मेयर्स ने इसकी अवधारणा दी, याद रखना है कि जैव विविधता के तप्त स्थल की अवधारणा दी नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में। दूसरी चीज
कि 1999 में 25 क्षेत्रों को जैव विविधता तप्तस्थल घोषित किया गया। जब इसने इसकी अवधारणा दी थी 1988 में, उसके 11 साल बाद 1999 में 25 क्षेत्रों को जैव विविधता का तप्तस्थल घोषित कर दिया गया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे क्षेत्र, इसकी जैव विविधता के तप्तस्थल होते क्या है, इसको आप देखेंगे कि ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता होती है। एक छोटे से क्षेत्र में अगर बहुत ज्यादा जैव विविधता हो जाएगी तो उसको बोलेंगे, एक छोटे से क्षेत्र में बहुत अधिक जैव विविधता हो जाएगी उसको बोलेंगे जैव विविधता के तप्तस्थल। जैसे कि एक छोटे से एरिया में बहुत डिफरेंट प्रजातियां पाई जा रही है, एक छोटा सा परसेंटेज, एक हिस्सा जमीन का कितना होगा कि छोटा सा हिस्सा, उसके अंदर प्रजातियां पाई जा रही है बहुत ज्यादा, तो उनमें क्या होगा, उनके सस्टेनेबल, उनके रहने का मतलब उनके आपस में इतना संघर्ष होगा, ये मनुष्य उनके अंदर कोई संघर्ष पैदा कर देगा कि उनकी विलुप्त होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। वो उसमें से कोई भी प्रजाति कभी भी गायब हो सकती है और उसका आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो कम क्षेत्र में बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो इस तरीके से ये जैव विविधता के उनको तप्तस्थल घोषित किया जाता है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। उनमें एक मतलब विशेष हम कार्यक्रम इस्तेमाल किए जा सके जिसमें हमें पता लग सके कि यहाँ पे इतने से क्षेत्र में कितनी सारी प्रजातियां निवास करती है, उनके संरक्षण के लिए कार्यक्रम चालू किए जा सके। इसलिए ये अवधारणा दी थी नॉर्मन मेयर्स ने, जहाँ पे ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता होती है उनको जैव विविधता के तप्तस्थल बोलते हैं। अब वर्तमान में विश्व में, पूरे विश्व में वर्तमान में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मन मेयर्स ने इसकी अवधारणा दी और वर्तमान में कितने, वर्तमान में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पूरे विश्व में। अब विश्व में 36 है, लेकिन भारत में कितने, आपको यह भी ध्यान रखना है कि 36 है पूरे विश्व में, लेकिन आपको सबसे ज्यादा याद रखना है कि भारत में कितने। पहले मैं ये बता दूं कि भारत में आपके पास पाए जाते हैं 4, पूरे विश्व में है यहाँ पे 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूरे विश्व में, लेकिन उसमें से 4 आपके पास पाए जाएंगे भारत में। बस सिर्फ इतना सा तो ध्यान रखना ही है आपको कि भारत में 4 हैं। आगे हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होने की शर्त क्या क्या होती है। शर्त होती है कि उस क्षेत्र में विश्व की कुल स्थानबद्ध प्रजातियों की 0.5% से अधिक प्रजातियां उपस्थित हो। एक शर्त तो ये होती है कि उस क्षेत्र में जितनी भी पूरे विश्व में प्रजातियां हैं उसकी लगभग आधा % से ज्यादा प्रजातियां उस छोटे से क्षेत्र में विद्यमान हो, तब तो उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करेंगे। जैसे कि पूरे विश्व में जितनी प्रजाति है उसका आधा % से ज्यादा, यानी कि क्या हो गया कि कम से कम 1500 तो हो, 1500 से ज्यादा, 1500 से ज्यादा अगर प्रजातियां होगी तो उसको क्या बोल देंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। दूसरी शर्त क्या है कि उस क्षेत्र में मूल आवास का 70% उजड़ चुका हो, मूल आवास का 70% उजड़ चुका हो, या कोई मानव गतिविधियों से या किसी आपसी संघर्ष से कोई भी गतिविधि पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा कर रही है, तो उस हिसाब से वहां पे क्या हो गया हो, वहां का 70% उजड़ चुका हो। ये 2 फैक्ट आपको बिल्कुल समझ के याद रखने, क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है। कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होने की 2 शर्तें ये है कि एक तो उस क्षेत्र में विश्व की कुल स्थानबद्ध प्रजातियों की आधा % से अधिक प्रजातियां उपस्थित हो। इतने से क्षेत्र में आधा % से ज्यादा प्रजातियां हैं, डिफरेंट प्रजातियां, यानी कम से कम 1500 प्रजातियां तो वहां पे हो, डिफरेंट 1500 तरीके के जीव जंतु हो। दूसरी शर्त क्या है कि वहां का 70% एरिया उजड़ चुका हो, यानी कि वो बिल्कुल विलुप्ति के कगार पे हो, उनको खतरा मंडरा रहा हो, तो उनको संरक्षण दिया जाए। इस कारण से उनको जैव विविधता के तप्तस्थल घोषित किया जाता है, ताकि उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा सके और उनको जैव विविधता मतलब उनके एक संरक्षण किया जा सके। तो भारत कुल 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। ये भी एक फैक्ट है कि जैसे कुल तो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, लेकिन 17 उसमें जो 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में भारत शामिल है। 17 देश ऐसे हैं जहां पे वृहद जैव विविधता उपस्थित है। वृहद जैव विविधता जिस 17 देशों में उपस्थित है उनमें एक भारत शामिल है। और वो कैसे शामिल है, मैंने आपको बताया कि भारत में कुल 4 जैव विविधता तप्तस्थल आते हैं। भारत के अंदर 4 जैव विविधता तप्तस्थल आते हैं। पहली चीज तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज कि ये 4 जैव विविधता तप्तस्थल कौन कौन से, पहला है पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है इंडो बर्मा और चौथा है सुंडालैंड। ये चारों आपको नाम ऐसे कैसे याद रखने कि पूर्वी हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, पश्चिमी घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसमें से भी अगर आप देखेंगे तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, इसका तो ज्यादातर हिस्सा, लगभग मैक्सिमम हिस्सा इसमें मुख्यतः भारत में उपस्थित है। मतलब पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट का जो हिस्सा है उसका ज्यादातर हिस्सा भारत में स्थित है। थोड़ा बहुत हिस्सा बाहर भी जा सकता है, समुद्र में या उसके बाहर भी जा सकता है दूसरे देशों में। लेकिन इंडो बर्मा और सुंडालैंड ये दोनों जो हैं
इंडो बर्मा और सुंडालैंड, इनका कुछ आंशिक हिस्सा ही भारत में आता है। जैसे कि इंडो बर्मा है, आपको पता है इंडो बर्मा प्लेट आप पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में भी, तो उसमें देखते हैं इंडिया और बर्मा, जो पहले म्यांमार जिसका अभी नाम है उसका पूरा नाम बर्मा, उसका उस पूरी एक प्लेट जाती है वो आगे तक दूसरे देशों में, तो उसका उसका कुछ पार्ट इंडिया में भी उपस्थित है। इसलिए इंडो बर्मा और सुंडालैंड ये तो आंशिक भाग है, और पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये मुख्यतः भारत है। इस तरीके से 4 जैव विविधता के तप्त स्थल भारत में उपस्थित है। आप देखेंगे कि पूर्व, इसका चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि पूर्वी हिमालय ये जो हिस्सा है ऑरेंज कलर का जो आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये तो है पूर्वी हिमालय, इसका ज्यादातर हिस्सा तो भारत में उपस्थित है। ये तो हो गया आपका 1 नंबर। दूसरा है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भी मुख्यतः भारत में, और आपको पता है कि पश्चिमी घाट यहाँ पे, ये पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट, ये हो गया दूसरा, तो पश्चिमी घाट का भी ज्यादातर हिस्सा भारत में हो गया। फिर तीसरा है आपके पास में इंडो बर्मा। अब इंडो बर्मा का कुछ हिस्सा ये तीसरा ये भारत में, और इसके अलावा ये आगे बाहर भी जा रही है। तो ये जैव विविधता का जो यहाँ तक पूरा एक पूरा एरिया को जो जैव विविधता बनाया गया, तो जरूरी थोड़ी वो भारत में ही हो। जैसे कोई पहाड़ है या कोई नदी है जिसको जैव विविधता का घोषित कर दिया गया, तो पूरी तरह से वो इंडिया में नहीं हो सकती, जरूरी नहीं हो इंडिया में हो। ये आगे यहाँ से यहाँ तक बहुत आगे तक ये जा रही है पूरी प्लेट। तो इस तरीके से ये जो इंडो बर्मा है इसका कुछ हिस्सा भारत में, और चौथा है आपके पास में सुंडालैंड। सुंडालैंड इसका भी आपके पास में कुछ हिस्सा भारत में उपस्थित है। ये सुंडालैंड यहाँ पे नीचे की तरफ यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया का यहाँ पे कुछ भाग होता है, जिसका कुछ एक हिस्सा, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे हमारे पास में निकोबार, आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है बिल्कुल भारत के बिल्कुल नीचे। यहाँ अंडमान निकोबार में निकोबार जो बिल्कुल नीचे होता है, वो निकोबार उसके अंदर आता है। इंडो ये सुंडालैंड के अंदर क्या आता है आपका, सिर्फ निकोबार, आपको आगे लिखा हुआ मिल जाएगा कि निकोबार जो है, इसीलिए मैंने इसको बोला कि ये आंशिक भाग भारत में है और ये मुख्य भाग भारत में। आपको ये चारों ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब तक आपने क्या देखा कि जैव विविधता तप्त स्थल में नॉर्मन मेयर्स ने इसकी अवधारणा दी। टोटल विश्व में 36 है, इसकी शर्तें होती है कि ½ से ज्यादा एक छोटे से हिस्से में और 70% इसका उजड़ चुका हो। भारत में 4 हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। आगे चलेंगे, ये आपने देखा चारों तरीके के। अब इसके बारे में आगे देखेंगे विस्तार से कि पूर्वी हिमालय में क्या है। पूर्वी हिमालय असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा, ये आप देखेंगे असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में फैला हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी हिमालय कहाँ तक फैला हुआ है। पूर्वी हिमालय जो हॉट स्पॉट है वो फैला हुआ है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों के कुछ क्षेत्र, जो कि 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि ये मान लीजिए कि ये सबसे बड़ा, फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है भारत का, और ये इतने क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इसमें आपको जो सबसे ज्यादा याद रखी जाने वाली चीज है वो है कि इसके अंदर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। कुछ जीव, विशेष जीव है जिनके नाम आपको याद रख सकते हो, जैसे हिमालयी तहर, सुनहरा लंगूर, हुलॉक, गिब्बन, पिग्मी होग, उड़न गिलहरी, फ्लाइंग स्क्वेड और हिम तेंदुआ और गांगे डॉल्फिन। इनके आप नाम जितने याद रख सकते हैं उतने रख सकते हैं, बाकी आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत कि इसके अंदर पूर्वी हिमालय में क्या पाए जा रहे हैं। हिमालय तहर है जो भी पूर्वी हिमालय में पाया जाएगा, फिर सुनहरा लंगूर, हुलॉक, गिब्बन, पिग्मी होग, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ, गांगे डॉल्फिन, ये सब जानवरों के नाम है। आगे देखेंगे कि गांगे डॉल्फिन, ये एक विशेष आपको नाम याद रखना है कि गांगे डॉल्फिन, इसके बारे में आपको विशेष रूप से याद रखना है, गांगेटिक डॉल्फिन। इसको 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कब घोषित किया गया, 2009 में। ये ईयर आपको याद रखना है, गांगे डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, 2009 में। बिल्कुल इसमें ईयर पूछा जा सकता है, पूछे जाने वाला ईयर है। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गांगे डॉल्फिन, क्योंकि डॉल्फिन को नदी पारिस्थितिकी तंत्र में वही महत्व है, नदी पारिस्थितिकी तंत्र में वही महत्व है जो जंगल में बाघ का है। जिस तरीके से जंगल पारिस्थितिकी तंत्र में बाघ होता है, उसी तरीके से नदी पारिस्थितिकी तंत्र में डॉल्फिन होती है। आप चाहो तो इसका चित्र देख सकते हो, ये गांगे डॉल्फिन है, ये गांगे डॉल्फिन है। इस तरीके से गांगे डॉल्फिन, आपको इसमें क्या चीज याद रखनी है कि एक तो इसको 2009 में इसको घोषित किया गया। बस इसमें यही काम की चीज है कि गांगे डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और पूर्वी हिमालय कहाँ फैला हुआ है। आगे चलेंगे, दूसरा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जैव विविधता केरल राज्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट, दूसरा हमने पढ़ा था पश्चिमी घाट जैव विविधता स्थल। इसके अंदर कौन कौन से जानवर है, इसके अंदर है मालाबार गंध बिलाव,
एशियाई हाथी, मालाबार ग्रे हॉर्न बिल और नीलगिरी तहर और मेकोक बंदर। इसमें दो नाम तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखने, क्योंकि ये नाम फोटो सहित आपकी बुक में दिए हुए हैं कि नीलगिरी तहर और मेकोक बंदर। इन दो का तो आपको कम से कम याद रखना है। बाकी मालाबार आपको वैसे पता लग जाएगा, पश्चिमी घाट में मालाबार हो गया, मालाबार गंद बिलाव, इससे भी पता लग जाएगा। और एशियाई हाथी ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले ये सारे इसमें मुख्य जीव है। इसके बाद में हम देखेंगे इंडो बर्मा जैव विविधता तप्तस्थल। अब इंडो बर्मा कहाँ तक फैला हुआ है, मैंने बताया इंडिया और फिर म्यांमार उस तरीके से आगे जाएगा। तो ये चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया आदि में फैला हुआ है। इसका कुछ हिस्सा भारत में, इसलिए मैंने बोला कि आंशिक रूप से भारत में। दूसरी चीज है, फोर्थ नंबर है आपका सुंडालैंड। सुंडालैंड हॉटस्पॉट में क्या होगा, ये दक्षिण पूर्वी एशिया में फैला हुआ है, जिसमें भारत का निकोबार द्वीप समूह, ये आपको याद रखना है कि निकोबार द्वीप समूह इसके अंदर सम्मिलित है। ये हो जाएगा आपका सुंडालैंड हॉटस्पॉट। आगे चलेंगे, स्थानबद्ध प्रजातियां यानी कि एंडेमिक स्पीसीज, ये क्या होती है, ये एक नई चीज हो गई कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है। स्थानबद्ध प्रजाति ऐसी प्रजातियां जिनका वितरण या विस्तार एक सीमित क्षेत्र में होता है, उनको स्थानबद्ध प्रजातियां कहते हैं। कि जिनका विस्तार या वितरण जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कुछ पेड़ पौधे जैसे पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं तो वो पश्चिमी राजस्थान में मिलेंगे। इसी तरीके से कुछ प्रजातियां होती है वो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाएगी, रेगिस्तान में पाई जाएगी तो रेगिस्तान में मिलेगी, जल में मिलेगी तो जल में मिलेगी, पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगी तो पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगी। स्थानबद्ध प्रजातियों को आप वैसे भी समझ सकते हैं, और यह अन्य कहीं नहीं पाई जाती, अन्य कहीं नहीं पाई जाती। ये होती है आपके स्थानबद्ध प्रजातियां। कुछ रेयर प्रजातियां होती है जो एक क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है। इसका एक उदाहरण क्या है कि जैसे लेमूर नाम की प्रजाति आपके पास में कहाँ मिलेगी, मेडागास्कर द्वीप में। ये याद रखना है आपको कि लेमूर कहाँ मिलेगा, मेडागास्कर द्वीप में। ऐसे मेटासिकोया पादप, मेटासिकोया नाम का जो पादप है वो केवल चीन की एक घाटी में मिलता है, चीन की एक घाटी में मिलता है मेटासिकोया पादप। और मेकोक बंदर, ये मैंने बताया कि आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मेकोक बंदर कहाँ मिलता है, पश्चिमी घाट में। आपको अभी भी दिखाया था, अभी भी बताया था कि पश्चिमी घाट में मिलता है मेकोक बंदर। और इसके साथ में डोडो पक्षी कहाँ मिलता है, मॉरिशस में। ये भी आपको याद रखना है, डोडो पक्षी मॉरिशस में और मेकोक बंदर पश्चिमी घाट में। ये दो तो आपको कम से कम याद ही रखने। क्यों रखने, क्योंकि ये विलुप्त हो चुकी प्रजातियां हैं। ये मिलते थे डोडो पक्षी जो मिलता था वो डोडो पक्षी अब क्या हो चुका है, विलुप्त। एक पक्षी था जो आपके पास में यहाँ मॉरिशस में मिलता था, लेकिन अब ये हो चुका है विलुप्त। इसका पता लगा कि ये विलुप्त हो चुका है, उसके बाद में हमने उसी जैसे ये विलुप्त हुआ इसी तरीके से कई अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो चुकी। तब इस तरीके से कन्वेंशन हुआ, बहुत सारे यूएन में भी कुछ तरीके से कन्वेंशन हुए और बाद में खोज हुई, पता लगा कि इस तरीके से प्रजातियां विलुप्त हो रही है जो आगे जा करके हानिकारक साबित हो सकती है। क्योंकि हर एक प्रजाति एक विशेष काम करती है, हर एक प्रजाति का एक विशेष योगदान है, तो इसलिए इनको विलुप्त होने से बचाने के लिए इन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। तो इनको ध्यान दिए जाने के लिए हमने सबसे पहले तो इसको हॉटस्पॉट और ये बनाना शुरू किए। उसके बाद में आप पहले ये देखेंगे कि मेकोक बंदर क्या है, ये आप देखेंगे ये रहा, ये होता है मेकोक बंदर, जो कि आपके पास में कहाँ पाया जा रहा है, पश्चिमी घाट में। ये मेकोक बंदर है, देख लीजिए आप कितना खतरनाक सा दिख रहा है। ये मेकोक बंदर पश्चिमी घाट में पाया जाता है। और उसके साथ में ये डोडो पक्षी था, ये जो मॉरिशस में पाया जाता था, ये तो विलुप्त हो चुका। आगे हम देखेंगे ये आपका तहर, ये रहा नीलगिरी तहर जो ये पश्चिमी घाट में पाया जा रहा है, ये रहा नीलगिरी तहर। इसको आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने कहा था कि दो के नाम तो आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। ये आपके फोटो सहित बुक में दिए हुए हैं कि नीलगिरी तहर, नीलगिरी के नाम से आप वैसे याद रख सकते हैं। नीलगिरी कहाँ है, वही पश्चिमी घाट में। वैसे ये मेकोक बंदर, तो मेकोक बंदर इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि मेकोक बंदर से आप समझ नहीं पाएंगे कि मेकोक बंदर कहाँ है। ये दोनों पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। ये फोटो देख के आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे चलेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंस, बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना क्यों जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी होती क्यों है, उसके कुछ फायदे, कुछ इंपॉर्टेंस, उसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि ये इंपॉर्टेंस ही आपके लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की जगह होती है कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले तो आप देखेंगे हरित क्रांति जो हमारे पास हुई, जैसे गेहूं के और अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई, हरित क्रांति। तो उसके लिए जो जिम्मेदार था कि हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी गेहूं की बोनी किस्मों का विकास किससे किया गया, उसका विकास किया गया था कि जापान में पाए जाने वाले
नारिन 10 नामक किस्म से किया गया था। ये देख लीजिए आप, हरित गृह में जो जिस गेहूं के कारण से हरित गृह में जो क्रांति में जो उपयोग किया गया उसका विकास किया गया था जापान में पाए जाने वाले एक नारिन 10 नामक की किस्म से। उसी तरीके से ये ताइवान में डी जियो रू जेन इस नाम की किस्म से धान की प्रजाति का विकास किया गया। देख लीजिए आप, गेहूं का तो किससे किया गया, नारिन 10 से, और जो कहाँ पाया जा रहा था, जापान में। सबसे पहली चीज तो जापान में पाया जा रहा था नारिन 10। और इसी तरीके से धान की जो किस्म थी, धान की किस्म थी डी जियो रूजेन, और ये पाया जा रहा था ताइवान में। इन दो किस्मों के कारण ये जो हरित क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान था। अगर ये किस्में होती नहीं, ये किस्में विलुप्त हो जाती, तो किस तरीके से आपके पास में हरित क्रांति कर पाते, इस तरीके का विकास, इस तरीके की प्रजाति कैसे बना पाते। तो ये इसलिए जरूरी है बायोडाइवर्सिटी, कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई पौधा पाया जा रहा है, कोई किस्म पाई जा रही है, उस किस्म का उपयोग करके हम कुछ और ऐसा प्रयोजन कर सकते हैं जो हमारे सबके लिए श्रेष्ठतर हो। पूरी मनुष्यता के लिए आप एक कुछ बड़ा योगदान दे रही है ये हरित क्रांति, ताकि खाद्यान्न में अचानक से जो उत्पादन में वृद्धि हुई वो इनके कारण हुई, और ये आपके पास में उपयोगी जैव विविधता के कारण। कोई भी चीज इंपॉर्टेंस है, पर आपको उसका इंपॉर्टेंस पता हो चाहे नहीं हो, हर चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। ये इसकी अवधारणा कहती है। जैसे कि आप देखेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हमारे यहीं पे पूर्वी यूपी में एक जंगली धान हुआ करता था। तो जंगली धान कौन सा था, ओराइजा निवेरा। ये ओराइजा निवेरा नाम का जो जंगली धान हुआ करता था, ये एक जंगली धान था। जैसे आपके यहाँ जंगली घास होती है उसी तरीके से जंगली धान था। वैसे तो आपका इतना ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा, लेकिन एक बार क्या हुआ कि एशिया महाद्वीप में एक वायरस फैला। वायरस कौन सा, ग्रासी स्टंट विषाणु। ग्रासी स्टंट नाम का विषाणु फैला। तब उस टाइम पे इसने क्या करा कि धान की जो वहां पे एशिया महाद्वीप में जो धान की किस्में थी उनको ये अटैक करने लग गया और उनकी फसलें नष्ट होने लग गई। उस टाइम पे काम आया कौन सा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो जंगली धान था ओराइजा निवोरा, ये वाला धान आपके पास में उस जगह काम आया। और इस किस्म का उपयोग करके ये जो विषाणु था ग्रासी स्टंट विषाणु, ये इस विषाणु के कारण तबाह हो चुकी फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की गई। किसके कारण से, ये जो जंगली धान था, जंगली धान कौन सा, ओराइजा निवोरा, और ये कहाँ पाया गया, पूर्वी यूपी में। तो आप देख लीजिए कि पूर्वी यूपी की एक जंगली धान की प्रजाति कहाँ उपयोग आ रही है, एशिया में, जहाँ पे एक विषाणु सारी फसल को बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी इतनी उपयोगी है कि आपके पास में अलग अलग जगह पाई जाने वाली चीजें किसी और दूसरी चीज में काम आ सकती है। इसी तरीके से आगे और देखेंगे। अब ये तो हो गई धान की किस्में, हम पढ़ रहे हैं साइंस की चीजें, ये विषाणु और ये सारी चीजें। मैंने कहा था कि जीके से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम पढ़ेंगे कि साइंस में क्या उपयोगी है। आगे देखेंगे विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, इसका उपयोग, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जो ये प्रजाति होती है, इसका उपयोग किसमें होता है, इसका उपयोग होता है रक्त कैंसर के उपचार में। अब रक्त कैंसर के उपचार में, वैसे आप सोचेंगे कि रक्त कैंसर आपके सिलेबस में नहीं और क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया जाएगा क्योंकि ये है आपके बायोडाइवर्सिटी में कि रक्त कैंसर के उपचार में किसका उपयोग होता है, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन का। और ये क्यों मौजूद है, ये बायोडाइवर्सिटी के कारण मौजूद है। एक आप देखेंगे सर्पगंधा का जो पौधा होता है वो उच्च रक्तचाप में, हाई ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप में आपके पास में सर्पगंधा काम आती है। तो सर्पगंधा अगर विलुप्त हो जाती तो आप उच्च रक्तचाप में किसका उपयोग करते। इसी तरीके से आप देखें कि एक जो असाध्य बीमारी थी कुछ समय पहले तक, मलेरिया का इलाज मिलना मुश्किल हो चुका था, और वो उसका इलाज कहाँ मिला, एक सिनाकोना नाम का कोई वृक्ष होता है उसकी छाल में, सिनाकोना पादप की छाल में जाकर के किसका इलाज मिला, मलेरिया का। तो अगर ये सिनाकोना पादप की खोज नहीं होती, इस तरीके का कोई पादप नहीं होता, तो इस तरीके का मलेरिया का इलाज कैसे मिलता। इसी तरीके से आगे जैसे कि एड्स हुआ या फिर कोरोना हुआ, उनके भी आपके पास में इस तरीके के वायरस के जो इलाज खोजे जा रहे हैं या खोजे जाते रहे हैं, वो हम डिफरेंट जगह, अलग अलग जगह पे जो जैव विविधता है, कोई जानवरों में या प्रजातियों में या पेड़ पौधों में, वृक्ष छाल, हर तरीके की चीज़ों में हम उनका इलाज खोजते हैं। और ये इसी तरीके से काम आती है कि बायोडाइवर्सिटी का उपयोग क्या क्या है, कि जैसे सिनाकोना पादप की छाल में मलेरिया का इलाज मिला, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में मिला। इसी तरीके से हरित क्रांति में जापान के नारिन 10 और ताइवान में डी जियो रुजेन का उपयोग धान की प्रजाति में इसका उपयोग किया गया। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जंगली धान की प्रजाति का ओराइजा निवोरा, जो कि एक ग्रासी स्टंट विषाणु से लड़ने में उसका एंटीवायरस का उपयोग किया। ये तरीके ये काम आए आपके बायोडाइवर्सिटी के उपयोग। आगे और देखेंगे कि टेक्सास बकाटा नाम का एक वृक्ष होता है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, कि कैंसर के इलाज में। इसी तरीके से कुछ जीवाणु होते हैं जो होते हैं स्यूडोमोनास प्यूटिटा, अर्थोबैक्टर विस्कोसस। कौन कौन से, स्यूडोमोनास प्यूटिटा और
आर्थोबैक्टर विस्कोसस, ये जीवाणु क्या करते हैं, ये जो औद्योगिक अपशिष्ट होता है उस औद्योगिक अपशिष्ट से धातु को हटाने में काम आते हैं। अपशिष्ट, उद्योगों से जो अपशिष्ट बाहर निकलता है उनके ऊपर अगर ये जीवाणु छोड़ दी जाए, स्यूडोमोनास प्यूटिटा और ऑर्थोबैक्टर विस्कोसस, ये जीवाणु छोड़ दिया जाए तो उसमें जो भारी धातुएं होती है उनको हटाने के लिए उपयोग लिए जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग प्रजातियों का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है। आप ये खुद देख लीजिए कि एक वृक्ष की छाल से किसी एक असाध्य बीमारी का इलाज मिल सकता है। इसी तरीके से आप अगर एक लाइव एग्जाम्पल आप समझना चाहें तो आपने रामायण देखी होगी, उस टाइम पे आपने एक सीन देखा होगा कि किस तरीके से लक्ष्मण जी वहाँ मूर्छित होकर के गिर गए थे जो लंका में युद्ध के समय, और मूर्छित होकर गिर गए थे तो उनको हनुमान जी को बोला जाता है कि आप वहाँ पे जाकर के हिमालय पर्वत पर एक जड़ी बूटी है, एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी है, उसी जड़ी बूटी से इसका इलाज संभव है, और वो पहाड़ को उठा करके ले आए थे। ये कहानी आप देखते आ रहे हैं, आपको अच्छे से पता है ये बात। तो वो जो जड़ी बूटी थी वो स्पेशली उसी पर्वत पर, उसी जगह पर वो जो जड़ी बूटी मिली उसी से उसका इलाज संभव था। और ये सब कुछ किस कारण से हो पा रहा है, बायोडाइवर्सिटी के कारण से, कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियों का सबका उपयोग है। अगर वो वाली जड़ी बूटी वहाँ पे नहीं होती तो उसका इलाज संभव नहीं हो पाता। इसलिए यही बायोडाइवर्सिटी यही बात बोलती है कि हर एक प्रजाति इंपॉर्टेंट है। किसी एक प्रजाति का अगर खतरा उत्पन्न हो रहा है, वो प्रजाति खत्म हो जाएगी तो उससे डेफिनेटली किसी दूसरी प्रजाति पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस पर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। और वो हम देखेंगे आगे कि कैसे इफेक्ट पड़ेगा अगर बायोडाइवर्सिटी अगर खतरे में आती है, कोई भी प्रजाति अगर नष्ट हो जाती है, कोई सा भी जीव, कोई सी भी किस्म अगर खत्म हो जाए, हमें उससे हमें अभी कोई काम नहीं आ रही, हमें लगता है कि ये कोई काम नहीं है, हम सिर्फ अपने फायदे की प्रजाति ही उत्पन्न करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखा जाए कि चावल की खेती करते हैं, तो चावल की जब ये इस तरीके से संकर किस्में उत्पन्न हुई जिससे धान की खेती में मतलब अचानक वृद्धि हुई, तो लोगों ने और जो पुरानी जो तरीके थे उन तरीके से खेती करना बंद कर दिया, पुरानी किस्मों को उगाना बंद कर दिया। इससे 1500 से ज़्यादा चावल की किस्में अब विलुप्त हो चुकी है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से प्रभावित होती है और इससे पारिस्थितिकी तंत्र किस तरीके से बिगड़ता है। एक और एग्जाम्पल है जो हम देखेंगे कि एक और एग्जाम्पल यहाँ पे कि जैव विविधता पर संकट, जैव विविधता पर संकट क्या है, संकट क्या है, इसके अंदर हम देखेंगे सारे एग्जाम्पल कि सबसे पहले जैव विविधता पे क्या क्या संकट अपना, क्यों जैव विविधता प्रभावित हो रही है। सबसे पहले तो क्या कि प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, कि प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, जैसे कि जंगली जानवर वहाँ रहते हैं जंगलों में, और जंगलों को हम पेड़ काटते जा रहे हैं, जंगल बर्बाद होते जा रहे हैं, तो उनके जो प्राकृतिक आवास है, पेड़ कट गए, जो पेड़ पे रहने वाले पक्षी वो गायब होते जा रहे हैं, वो कहाँ पे जाकर के रहेंगे, तो वो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं और गायब होते जा रहे हैं। तो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, ये हो गए हैबिटेट लॉस। फिर है प्राकृतिक आवासों का विखंडन, प्राकृतिक आवास है उनका विखंडन, विखंडन कैसे कि कोई जंगल है, जंगल आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हाथी रोड पे आ गए, आपके पास रील्स आती होगी कि हाथी रोड पे आ गए, रोड पे गाड़ी आ जा रही है, उसके सामने से एकदम से हाथी आ गया और इधर से इधर निकल गया, कोई जानवर इधर से इधर निकल गया। तो ऐसा नहीं है कि वो हाथी रोड पर आ गया, हाथी तो वहीं रहता था, जंगल वहीं था, हाथी पहले भी वहीं था, अब भी वहीं है, हमने वहां पर रोड बना दिया बीच में, उस जंगल के बीच में हमने इधर से उधर तक उसको रोड बना दिया, तो इसलिए वो जंगल दो भागों में बढ़ गया, यानी कि प्राकृतिक आवासों को विखंडन हो गया। अब हाथी मान लीजिए रहता इधर था और पानी पीने इधर जाता था, तो उसके लिए वो रोड जो हमने रोड बनाया वो रोड उसके लिए बीच में आ रहा है, तो ये प्राकृतिक आवासों का विखंडन हो गया। अब रोड तो फिर भी पार किए जा सकते हैं, लेकिन हम कई जगह पे बांध बना देते हैं, बांध के अलावा हम कई जगह रेल लाइन बना देते हैं, रेल लाइन बना करके और भी कई ऐसी चीजें जो हमें उसका विच्छेद कर देते हैं, और ये होता है प्राकृतिक आवासों का विखंडन। इस तरीके से भी जैव विविधताएं नष्ट होती है। तीसरा क्या है कि जलवायु परिवर्तन, समय समय पर जलवायु परिवर्तन होती जा रही है, जैसे कि गर्मी बढ़ती जा रही है, एक निश्चित टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो हमें आगे भी हमने ये शोध किया जा चुका है कि एक जैसे 3 से 4% अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पूरा वैश्विक तापमान में 3 से 4% अगर वैश्विक तापमान बढ़ जाएगा, तो लगभग 70% हिम ग्लेशियर पिघल चुका होगा, और जो हिम ग्लेशियर पिघल जाएगा तो उससे पूरे जल के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, और जल के स्तर में एक तो जलीय जीवों के लिए भी खतरा है, दूसरा स्थलीय जीवों के लिए भी खतरा है। जो स्थलीय जीव है वो भी उसमें डूब क्षेत्र में आ जाएंगे और वो प्रजातियां नष्ट होने लग जाएगी। ये है क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन। फिर पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण से किस तरीके से यहाँ पे जैव विविधता पर संकट होता है ये आपको अच्छी तरह से पता है। मान लीजिए आपको जितने भी पर्यावरण प्रदूषक पदार्थ है, फैक्ट्रियों से निकला हुआ कचरा, प्लास्टिक, ये सारी चीजें आप जमीन में फेंक देते हैं, कहीं भी गाड़ देते हैं, तो उस जगह उपस्थित जितने भी जैव विविधता है वो सब उसमें नष्ट हो जाएगी, वो सारे जीव जंतु उससे मर जाएंगे। आगे देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन, ये एक काम की चीज है कि प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन। इसका एक बहुत लाइव एग्जांपल आपकी बुक में बताया हुआ था कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि जैसे कि एक विशेष प्रकार के मेंढक हुआ करते, जैसे कि आपको पता नहीं होगा लेकिन अमेरिका और यूके में क्या होता है कि स्वाद बढ़ाने के लिए, खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए मेंढक की टांगों का उपयोग में लिया जाता है।
क्या करते हैं वो कि खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए अमेरिका और यूके में, यूएसए और यूके, उत्तरी अमेरिका और यूके में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए मेंढक की टांगों का उपयोग में लेते हैं। अब वो जो मेंढक की टांगों का उपयोग लिया जा रहा था, तो वो मेंढक की टांगे कहाँ से आएगी, उसके लिए उन्होंने बहुत जगह से आयात करना शुरू किया। और हमारे भारत तो है ही इसी तरीके से कि कोई भी चीज़ अगर कोई आयात कर रहा है तो निर्यात करने में ये सबसे पहले आगे होते हैं कि हाँ, की ऐसी चीज़ मेंढक तो हमारे यहाँ पे खूब है, जंगलों में मेंढक पकड़े, उनकी टांगे निकाली और वहाँ पे उनको निर्यात करने लग गए। तो लगभग 1983 की लगभग बात है। उस समय इतने ज़्यादा मेंढक वहाँ पे निर्यात कर दिए गए, इतने ज़्यादा मेंढक निर्यात कर दिए गए कि यहाँ पे मेंढकों की कई प्रजातियां विलुप्त हो गई। और उस प्रजातियों के विलुप्त होने से इतना बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ कि वो मेंढक जिन कीटों को खाते थे, जिन कीटों को वो खाते थे, वो कीटों की संख्या अनियंत्रित होकर के बढ़ गई। अब जब उन कीटों की संख्या अनियंत्रित होकर के बढ़ गई तो वो कीट हमें नुकसान पहुंचाने लग गए, जैसे कि वो फसलों को तबाह करने लग गए, लोगों को परेशान करने लग गए। अब वो सारी फसलों पर जब वो कीटों का अटैक होने लगा तो वो क्यों होने लगा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उन कीटों को खाने वाले मेंढकों की प्रजातियां नष्ट हो गई। तो इस तरीके से पूरा पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ गया। और ये सिर्फ किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन किया। इसीलिए उसके बाद में हमने कई संधियां की, इस तरीके से उनके निर्यात पर रोक लगाया। और ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है। अब आपको बिल्कुल घिन आ रही होगी सुन करके किस तरीके से मेंढक की टांगों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्चुअल डाटा है। ये उस टाइम उपयोग किया गया, इसलिए मैंने कॉर्नर में लिख दिया मेंढक। आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा कि प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन, किस तरीके से विदोहन कि सारे मेंढकों को लेकर के उनको निर्यात कर दिया गया। तो मेंढकों की संख्या कम होने से जीवों के उस जो कीट पतंगे जिनको मेंढक खाते हैं उनकी संख्या बढ़ गई। यानी कि आप एक चीज को कम करेंगे तो दूसरी चीज उससे प्रभावित होगी। आजकल हम देखते हैं कि कई जगह फसलों का एक साथ बिल्कुल अटैक हो रहा है। कोई कीट पतंगे जिसको आप जैसे बोलते हैं राम जी का घोड़ा, उनका उस तरीके के एक पक्षी हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में एकदम से आकर के सारी फसलों को चट करके और आगे उड़ जाते हैं। तो वो सारे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनको नष्ट करने वाली जो प्रजाति थी उस प्रजाति का किसी ना किसी तरीके से खात्मा हो चुका है, ये वो संकट में। अगर वो प्रजाति होती तो इस तरीके की प्रजातियां नहीं बढ़ती। सब कुछ आपस में संतुलन में, अगर आप एक चीज को खत्म करेंगे तो दूसरी चीज उससे प्रभावित होगी। ये सारी चीजें आपस, पूरा जो चक्र है, पूरा एक कंट्रोल में जो सिस्टम बनाया गया है, वो हर एक चीज जरूरी है। इसका हम आगे और देखेंगे एग्जाम्पल कि कृषि एवं वानिकी में व्यावसायिक प्रवृत्ति। कृषि और वानिकी में व्यावसायिक प्रवृत्ति क्या कि इंसान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा धान की खेती हो। तो इसलिए जिस तरीके का चावल वो उगा रहे हैं तो सभी ने एक ही तरीके के चावल उगाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से चावल की 1500 से ज्यादा स्थानीय किस्में विलुप्त हो गई। और ये क्या हुआ, व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति से। व्यवसायी मतलब सिर्फ और सिर्फ चाहिए उनको पैसा। दूसरी चीज हो गई कि विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण किस तरीके से कि जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल हुआ यहाँ पे इंडिया में कि इंडिया से बहुत सारे हिरणों को ले जाकर के अंडमान पे छोड़ दिया गया। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान पे बहुत सारे हिरणों को ले जाकर के छोड़ दिया गया। अब हिरणों को ले जाके छोड़ दिया गया तो उन्होंने सोचा कि कुछ अच्छा होगा कि वहां पे हिरण हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद में ये देखा गया कि वो हिरणों की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि हो गई। और अनियंत्रित वृद्धि, इतनी ज्यादा वृद्धि हो गई कि उन्होंने वहां पे उपस्थित घास, पेड़ पौधे, इनको तो खत्म किया ही किया। उसके साथ में वहां पे जितनी भी वहां पे जो फसलें थी, खेत थे, उन सारे खेतों पे वो संकट उत्पन्न कर दिया। उन सारे खेतों को वो खत्म करने लग गए। कौन? हिरण। अब हिरण ही इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने लग गए, हिरणों की संख्या इतनी अचानक यकायक वृद्धि हुई कि जो जिन्होंने उनको वहां छोड़ा वो समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ। बाद में उनको ये समझ में आया कि हिरण तो वहां छोड़ दिए गए, लेकिन हिरण को जो खाता है बाघ या शेर, उनकी वहां पे संख्या नहीं थी। यानी कि आप अगर बिना सोचे समझे किसी चीज को अनबैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो भी जैव विविधता पर खतरा होगा। आपने वहां हिरण छोड़े तो हिरणों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बढ़ी क्यों, क्योंकि उनको खाने वाला दूसरा कोई नहीं था। तो इसलिए हिरणों की संख्या बढ़ने से उन्होंने क्या किया, अंडमान निकोबार में हिरणों की संख्या बढ़ने से उन्होंने वहां पे फसलों को और वहां पे जो प्रजातियां थी, पेड़ पौधे थे, घास थी, उन सब पे संकट उत्पन्न कर दिया। ये हो गया विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। यानी कि अंडमान के लिए वो हिरण विदेशी थे एक तरह से, वहां पे हिरण नहीं थे, पर बाहर से जब ला करके छोड़े गए तो वहां की पूरी जैव विविधता पर खतरा उत्पन्न कर दिया। इसी तरीके से अंधविश्वास और अज्ञानता, इसके कारण भी जैव विविधता पर खतरा होता है। अंधविश्वास और अज्ञानता कैसे कि हमारे यहाँ पे अंधविश्वास एक तरह से अज्ञानता ऐसे होती है कि एक मतलब मनुष्य के समान बोली बोलने वाला एक तोता होता है जिसको बोलते हैं गागरोनी तोता। तो जो गागरोनी तोता होता है ये जो बात फैली कि मनुष्य की तरह बोलता है, तो इस तरीके से इसलिए इन तोतों को पकड़ने लग गए, पकड़ करके इन तोतों का व्यापार होने लग गया और आखिर में जाकर के ये तोते विलुप्त होने लग गए। तो ये गागरोनी तोता हो गया। गोडावन हो गया। गोडावन के लिए भी ऐसा बोला जाता है कि ये शक्तिवर्धक कोई दवाइयाँ बनाई जाती है इससे, इसलिए गोडावन विलुप्त होने लग गए। उसी के अलावा गोयरा,
गोयरा के लिए ऐसे बोलते हैं कि गोयरा की सांसें जहरीली होती है, कि गोयरा जहाँ पे सांसें, गाँव में ये बात बोलते हैं कि गोयरा की जहाँ पे सांस होती है वो जहरीली होती है, अपवित्र होती है, आदमियों के लिए खतरा होता है। तो इस तरीके की अज्ञानता और अंधविश्वास, इसके कारण गोयरा को देखते लोग उसको मारने लग जाते हैं। तो ये वाले चीज़ों के कारण ये गागरोनी तोता, गोडावन, गोयरा, ये सारे विलुप्त होने लग गए। और ये सब आपने जितना भी पढ़ा ये समझने की चीज़ थी, फैक्चुअल, आपको कुछ एकदम रटने वाली बात नहीं है, सिर्फ दिमाग में आपको याद रखना है कि किस किस तरीके से इसको खतरा है। आप दोबारा देखेंगे, आगे देखेंगे कि जैव विविधता का संरक्षण, अब जब इस तरीके से इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा था तो जैव विविधता विलुप्त ना हो जाए इसलिए उनका संरक्षण करने के लिए कुछ उपाय किए गए। और वो उपाय क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का सबसे पहला उपाय तो ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन 1948 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं IUCN, और आपको यही याद रखना है IUCN, एक संस्था बनाई गई IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल, इसका गठन किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। IUCN एक संस्था बनाई गई जो क्या करती है? जैव विविधता का संरक्षण करती है, और इसका मुख्यालय बनाया गया स्विट्जरलैंड में। इस संस्था ने क्या किया? इस संस्था ने एक बुक लॉन्च की, उस बुक को बोलते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब जो आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल इस क्लास का ये मान लीजिए निचोड़ है। निचोड़ क्या कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक IUCN एक संस्था बनाई गई। इस IUCN संस्था ने एक रेड डाटा बुक लॉन्च की। इस रेड डाटा बुक में उसने कई तरीके के फैक्ट, कई तरीके के जानवर, कई तरीके की प्रजातियों के बारे में बिल्कुल विस्तृत डिटेल में उसके अंदर अध्ययन करके उस बुक में लिखा। अब जो उस बुक के अंदर जो लिखा वो बुक कहलाती है रेड डाटा बुक। और उसके अंदर क्या क्या लिखा? जिसमें लुप्त हो रही जातियों और उनके आवास तथा उनकी वर्तमान में उनकी कुल संख्या को सूचीबद्ध करके लिखा गया। ये सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन कौन सी प्रजातियां लुप्त हो रही है, कौन सी लुप्त होने वाली है, कौन सी लुप्त हो चुकी, कौन सी वापस से रिकवर हो रही है। उसके अलावा उनकी संख्या कितनी क्या है, संख्याओं को सूचीबद्ध किया गया और उनके आवासों के बारे में डिटेल में बताया गया, और वो टाइम टाइम पर अपडेट होती रही है। तो ये बुक थी रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक थी, ये किसने दी? IUCN ने। और ये IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अब रेड डाटा बुक के अंदर कई तरीके के पेज, ये कई तरीके की शाही में आपके पास लिखे हुए होते हैं। उस कलर्स का एक विशेष महत्व होता है। तो उस कलर का क्या महत्व होता है? सबसे पहले तो काला रंग से क्या लिखा जाता है? विलुप्त हो चुकी प्रजातियां, वो प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी है। आपने देखा डोडो पक्षी, डोडो पक्षी जो आपने देखा था, आप यहां देखेंगे डोडो पक्षी, ये जो डोडो पक्षी था मॉरिशस का, ये विलुप्त हो चुका है। तो इस तरीके की प्रजातियां किससे लिखी जाती है? काले रंग से। सबसे पहली चीज तो कि काले रंग से विलुप्त हो चुकी। दूसरा लाल रंग, लाल रंग से क्या लिखा जाता है? लुप्त प्राय, जो कि लुप्त होने वाली है, शीघ्र समय में लुप्त हो जाएगी। इस तरीके की प्रजातियां लिखी जा रही है लाल रंग से। फिर है अंबर रंग, अंबर रंग से लिखा जाता है कि जिनकी स्थिति कमजोर है, जिनकी स्थिति कमजोर है यानी कि वो और ज्यादा खतरे में, खतरा उनका कभी बढ़ सकता है, और खतरा बढ़ गया तो वो लाल रंग यानी कि लुप्त प्राय में आ जाएगी, और फिर कभी लुप्त भी हो सकती है। तो यानी कि वो हो गया अंबर रंग, जिनकी स्थिति कमजोर है। अंबर रंग होता है एक तरह से पीले और ऑरेंज के बीच का एक रंग होता है, इसको अंबर रंग बोला जाता है। पीले और ऑरेंज के बीच में आप मान लीजिए, तो ये अंबर रंग जिसकी स्थिति कमजोर है। फिर हम बात करेंगे सफेद रंग। सफेद रंग कौन सा? दुर्लभ प्रजातियां, जो कि बहुत कम मात्रा में मिलती है, दुर्लभ प्रजातियां, वो होगी सफेद रंग में। हरा रंग, हरा रंग कौन सा? जो पहले लुप्त प्राय थी, पहले तो बिल्कुल घट रही थी जिनकी संख्या, लेकिन हमने जब उसका संरक्षण किया तो उनकी संख्या अब बढ़ने लग गई। यानी कि जो पहले लुप्त प्राय थी पर अब उसमें सुधार हो रहा है, तो ये वाली इसमें हरे रंग में, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि ग्रे रंग। ग्रे रंग कौन सा? जिनके बारे में हमारे पास पर्याप्त डाटा नहीं है, जिनके बारे में हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, वो है ग्रे, यानी कि अपर्याप्त जानकारी वाले। आपको रंग से याद रखना है कि काला रंग मतलब विलुप्त हो चुकी, लाल रंग मतलब लुप्त प्राय, अंबर रंग मतलब जिनकी स्थिति कमजोर है, सफेद रंग मतलब दुर्लभ प्रजाति, हरा रंग मतलब जो लुप्त प्राय थी पर उसमें सुधार हो रहा है, और ग्रे रंग मतलब अपर्याप्त जानकारी वाले, जिनकी जानकारी अभी तक पर्याप्त नहीं है। हरा रिकवर हो रहा है, ग्रीन वैसे भी आप समझ जाएंगे, आगे चलेंगे। यही आपके पास में जब फैक्चुअल जो डाटा चल रहा है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें अब चल रही है। इसके बाद में हम देखेंगे कि विलुप्त प्रजातियां, जो रेड डाटा बुक थी उसके अंदर वर्गीकरण किया गया। मुख्यतः तो इसमें 5 तरीके का वर्गीकरण देखने को मिलेगा। जो स्टार्टिंग में जो वर्गीकरण किया गया था वो 5 तरीके का वर्गीकरण था, लेकिन टाइम टाइम पर इसको अपडेट किया गया, कभी 7, 8 ये सब डिवीजन उसको करते करते 8, 9 तरीके से आगे डिवाइडेशन किया गया। लेकिन आप मुख्यतः ये 5 ही ध्यान रख ले, क्योंकि इसमें ये पूछा जाता है कि कौन सी प्रजाति किस में आती है, कौन विलुप्त हो चुकी है, कौन विलुप्त होने वाली है, किस पे खतरा है।
तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, प्रजातियों को ध्यान रखेंगे तो आपको नाम अपने आप ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। पहला है विलुप्त प्रजाति यानी कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ऐसी जातियां जो अब विश्व में कहीं भी जीवित अवस्था में नहीं मिलती। ये है जो कहीं भी जीवित अवस्था में नहीं मिलती, यानी कि जो विलुप्त हो चुकी, जैसे कि डायनासोर। आप डायनासोर से याद रख सकते हैं कि डायनासोर क्या है, विलुप्त। तो विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट कौन सी है, डायनासोर। दूसरा आप याद रख सकते हैं डोडो पक्षी। डोडो पक्षी मैंने आपको 2 बार पहले भी बता दिया कि डोडो पक्षी विलुप्त हो चुका है। उसके अलावा है राइनिया पादप, ये एक पौधा है राइनिया पादप। ये इस तरीके की आपके पास 3 एग्जाम्पल भी आप याद रख लोगे तो काफ़ी है कि डोडो पक्षी, डायनासोर और राइनिया पादप ये किस में आते हैं, विलुप्त प्रजाति में। उसके अलावा हम देखते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां। संकटग्रस्त प्रजातियां कौन सी, कि ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है तथा जिनका संरक्षण नहीं किया गया। अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया तो वो शीघ्र, बहुत आने वाले निकट समय में वो विलुप्त हो जाएंगी। अभी तक विलुप्त नहीं हुई लेकिन विलुप्त होने वाली है, जिसका हम देखेंगे कौन कौन सी, कि चीता, बाघ, बगेरा, जिंगो बाइलोबा और सर्पगंधा और गेंडा। और आपको पता है कि यहाँ पे इंडिया में भी बाघ के संरक्षण के कई वहाँ पे कई चल रहे हैं, और चीता के संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं, गेंडा संरक्षण के भी यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं, बगेरा के भी संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। वो इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि ये संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, और इनके संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए कार्य किए जाने के लिए हमें कौन बोलता है, IUCN, एक संस्था जिसने रेड डाटा बुक बनाया। आपको ये याद रखना है, IUCN जो कि स्विट्जरलैंड में, और उसने रेड डाटा बुक बनाई। इसके अलावा है अति संवेदनशील प्रजातियां यानी कि वुल्नरेबल स्पीसीज। अति संवेदनशील, नाम से पता लग रहा है कि ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है, तथा शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका है। यानी कि अभी तक तो वो खतरे में नहीं है लेकिन खतरे के निशान के बहुत करीब है। तो ऐसी संकटग्रस्त कौन सी है, कि याक और नीलगिरी लंगूर, लाल पांडा, कोबरा, ब्लैक बग। ये आप देख लेंगे कि इनकी संख्या तेजी से घट रही है। याक, नीलगिरी लंगूर, लाल पांडा, कोबरा और ब्लैक बग, ये है आपके पास में संकटग्रस्त। इसके अलावा आप देखेंगे दुर्लभ स्पीसीज, दुर्लभ प्रजातियां जो कि रेयर स्पीसीज कैसे, जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती है, यानी कि हर कहीं ये नहीं पाई जाएगी, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाएगी। दुर्लभ है, हर कहीं नहीं मिलती, एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में मिलती है, ये जिनकी संख्या बहुत विरल है, जैसे कि लाल भेड़िया, हेनन गिब्बन और ग्यावन गेंडा, ये चीजें हैं। इसके अलावा आपके पास में अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां, अब नाम से पता लग रहा है अपर्याप्त रूप से ज्ञात, यानी कि जिनके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं है। ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होने से उन्हें उक्त किसी विशेष वर्ग में नहीं रखा जा सकता। तो ये आपके पास में डिवाइडेशन किया गया, किसके अंदर किया गया, ये IUCN की रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक में इस तरीके से प्रजातियों को अलग अलग डिफाइन किया गया है। और आगे हम देखेंगे इसी तरीके के और कार्यक्रम, जैसे कि ये हम किसकी बात कर रहे थे, IUCN क्यों बनाया गया, क्योंकि ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्य करता है। तो जैव विविधता के संरक्षण की हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले तो IUCN बनाया गया और IUCN ने रेड डाटा बुक बनाई, और रेड डाटा बुक के अंदर क्या क्या है। उसी तरीके से कुछ और भी कार्य किए गए जो कि है IUCN में ही 1973 में सिटीज नाम का कन्वेंशन हुआ। IUCN में 1973 में, ये ईयर भी आपको याद रखना है कब, कि 1973 में सिटीज का आयोजन हुआ। सिटीज क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके ऊपर इन्होंने कन्वेंशन आयोजित किया। और ये कब किया, 1973 में, सिटीज नाम का। ये आपको दोनों चीज याद रखनी, 1973 में सिटीज। सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि सिटीज कब आयोजित हुआ, 1973 में। इसने क्या बोला, इसने बोला कि विभिन्न देशों ने संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण लगाने की सहमति दी। विभिन्न देश थे, उन्होंने जो संकटग्रस्त प्रजातियां है उनका व्यापार नहीं किया जाएगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा, मेंढक, क्यों, उसकी टांगों के कारण उसका निर्यात किया जा रहा था, और उसका आपको अब वो संकटग्रस्त प्रजातियों के अंदर आ गया तो उनका आपको व्यापार पर नियंत्रण करना है, यानी कि उनका निर्यात नहीं करना। भारत ने इस तरीके से उस मेंढक की निर्यात पर रोक लगा दी। इसी तरीके से एक और सम्मेलन हुआ जो कब हुआ, 1992 में। ये भी आपको ये याद रखना है कि 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ये आपको हर एक फैक्ट याद रखना है कि 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में
पृथ्वी सम्मेलन हुआ जिसमें जैव विविधता संधि CBD अस्तित्व में आई। ये चीज आपको बिल्कुल फैक्ट ऐसे कैसे याद रखना है कि 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ जिसमें जैव विविधता संधि CBD अस्तित्व में आई। उसके साथ ही भारत में क्या किया गया, भारत में जैव विविधता एक्ट 2002 पारित किया गया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट पारित किया गया 2002 में। इसका नाम यही है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, और ये किया गया भारत में 2002 में। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ और कार्य भी जैव विविधता को बचाने के लिए किए गए। एक तो 1973 में सिटीज, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जिसमें जैव विविधता संधि अस्तित्व में आई, और भारत में भी जैव विविधता एक्ट 2002 लागू किया गया। इसके अलावा ये जो भारत में जो जैव विविधता एक्ट 2002 लागू किया गया, इसकी कुछ विशेष बातें, इसकी क्या बातें कि एक तो जैव विविधता का संरक्षण करना है, दूसरा क्या करना है कि जैव विविधता को ऐसा उपयोग हो जिससे वो लंबे समय तक रहे, लंबे समय तक वह जैव विविधता रहे, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल की बात की गई कि लंबे समय तक उसका उपयोग होता रहे, लंबे समय तक वो अस्तित्व में रहे जैव विविधता। तीसरी बात इसमें कही गई कि लाभों का समान वितरण हो, कि जैव विविधता से जो भी फायदा हो उसका वितरण समान रूप से सभी लोगों में हो। और यह एक त्रिस्तरीय संगठन है। क्या बात चल रही है यहाँ पे, भारत में जैव विविधता एक्ट 2002, तो यह एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय 3 तरीके के इसमें आयोग बनाए गए। एक और चीज यहाँ पे की गई भारत में, और वो चीज क्या की गई कि 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन हुआ। यह भी आपको याद रखना है कि 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में। इसमें फैक्चुअल डाटा आपके पास में सीधे सीधे पूछा जा सकता है, फैक्ट इसमें है, और यही इसमें इंपॉर्टेंट है कि 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, और भोपाल में इसका मुख्यालय, इसका गठन हुआ था 2010 में। तो अब आपके पास में आगे चलेंगे कि कुछ विशेष दिवस जो आपको याद रखने, जो इससे जैव विविधता से संबंधित है। ऐसे नहीं है कि कोई भी फालतू दिवस इसमें नहीं है, सिर्फ जैव विविधता से संबंधित। कि विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। ये 3 दिवस आपको, डेट तो आपको वैसे ही याद है कि सबकी डेट क्या है, 22। आगे बचा क्या, एक मार्च है, एक अप्रैल है, और एक मई है। आप इसको सीधे सीधे भी याद कर सकते हैं, कोई ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। चाहे आप सोच सकते हैं कि विश्व में पहले जमीन पे आप पानी डालेंगे, यानी कि जल दिवस 22 मार्च को, मार्च में, यानी कि सबसे पहले आपने डाला पानी, फिर आपके पास में पृथ्वी हो गई हरी भरी, और उसके बाद में आपके पास में क्या हो गया, जैव विविधता। उसमें जो हरी भरी पृथ्वी, उसमें अलग अलग जीव जंतु उसमें उत्पन्न हो गए, अलग अलग जीव जंतु प्रजातियां, विभिन्न प्रजातियां हो गई, इसलिए वो जैव विविधता हो गई। किसी भी तरीके से आप इसको याद रख सकते, बस आपको याद रखना है कि 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस। हजारों बार पूछे जा चुके हैं ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसलिए आपको ये याद रखने। फिर पर्यावरण दिवस 5 जून, सबको बहुत अच्छे से याद होगा कि पर्यावरण दिवस 5 जून, और ओजोन दिवस हमने पिछली क्लास में देखा ही था, वो है 16 सितंबर। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब घोषित किया गया। ये घोषित किया गया 2010 में। 2010 में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। आपसे ईयर पूछा जाएगा कि 2010 में। फिर 2010 का तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता पूरे जो मनाया गया। उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष जो मनाए जा रहे हैं, जैसे कि जो 22 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाए जाते हैं, तो वो मनाए जाते हैं, उसके साथ में क्या उनकी एक विशेष थीम होती है। और ये थीम आपके पास में डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि जैसे कि पिछले साल जो भी आपके पास में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया 2024 में, तो उसकी थीम क्या थी। तो थीम आपको एज इट इज थीम याद रखनी है कि 2024 में जो जैव विविधता दिवस मनाया गया उसकी थीम थी योजना का हिस्सा बने। इंग्लिश में भी आप इसका नाम याद रख लें, क्योंकि इंग्लिश में भी बात पूछी जा सकती है। बी पार्ट ऑफ द प्लान, बी पार्ट ऑफ द प्लान, योजना का हिस्सा बने। ये आपके पास में 2024 की थीम थी। ये आपके बिल्कुल एक करंट फैक्चुअल डाटा है कि 2024 की थीम क्या थी, योजना का हिस्सा बने। इसी तरीके से 2025 की थीम आपको एग्जाम से पहले यहाँ पे लिखनी है। ये आप एक लाइन खाली छोड़ दीजिए, ये मान लीजिए आपको ये जरूर से जरूर लिखनी है, क्योंकि आपका एग्जाम है जून, मान लीजिए 23 जून या 25 जून, जब भी आपका एग्जाम होता है, जून से पहले ये मई है, और मई यानी कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाएगा 2025 वाला। और उस टाइम उसकी थीम होगी, तो ये करंट का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा उस टाइम पे, कि इस पूरे चैप्टर में आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया और पूछ लेगा ये 2025 की थीम। तो आपको यहाँ पे लाइन खाली छोड़नी है, और यहाँ पे आपको एकदम जिस टाइम आपका एग्जाम हो उस टाइम यहाँ करंट से यहाँ पे जोड़ करके लिखना है 2025 की थीम क्या है। चॉइस की भी पूछी जा सकती है। चॉइस की क्यों, अभी हुआ है
24 की थीम है योजना का हिस्सा बने, बी पार्ट ऑफ द प्लान। तो ये आपको इस तरीके से याद करने। अब आपका एक क्विक रिवीजन करते हैं कि 5 मिनट में आपने क्या क्या पढ़ा। आप 5 मिनट के अंदर इस पूरी क्लास का रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा समझने का था, याद करने का बहुत कम था। जैव विविधता की डेफिनेशन आपको याद रखनी, समझनी बस। फिर जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया डब्ल्यू.जी. रोजेन ने, और जैव विविधता के जनक किसको बोला जाता है? ई.ओ. विल्सन, एडवर्ड विल्सन। फिर इसके बाद में जैव विविधता के स्तर थे जो समझने की बात थी। जैव विविधता का मापन था अल्फा बीटा गामा, जातियों की संख्या, प्रजातियों की विविधता और भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों की प्रचुरता, अल्फा बीटा गामा में मापन। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो जैव विविधता के तप्त स्थल, जिसकी अवधारणा दी नॉर्मन मेयर्स ने। विश्व में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसमें से भारत 17 वृहद जैव विविधता वाले स्पॉटों के अंदर आता है, और भारत के अंदर कुल है 4 कौन कौन से? ये नाम आपको सबसे ज्यादा याद रखने, ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए कि 4 कौन कौन से? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। सुंडालैंड का कौन सा हिस्सा? सुंडालैंड के अंदर भारत का निकोबार, निकोबार आता है सुंडालैंड में। बाकी आपको पता है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट के अंदर, कि ये आपको मैप से भी आपको याद है कि पूर्वी हिमालय, ये पश्चिमी घाट, ये सुंडालैंड और ये इंडो बर्मा प्लेट वाला, इंडो बर्मा। फिर पूर्वी हिमालय में क्या आता है? इसमें आपको याद रखना है कि गांगे डॉल्फिन, गांगे डॉल्फिन 2009 में गांगे डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, आगे आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट के अंदर नीलगिरी तहर और मेकोक बंदर, ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट के अंदर। ये काम के फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और सुंडालैंड के अंदर निकोबार द्वीप समूह है। उसके बाद में स्थानबद्ध प्रजातियां क्या होती है? जो किसी एक स्थान विशेष में उनकी सीमित होती है। उसके अलावा हम देखेंगे कि मेकोक बंदर जैसे पश्चिमी घाट में सीमित है, डोडो पक्षी मॉरिशस में, लेकिन डोडो पक्षी विलुप्त हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। विलुप्त वाली जैसे कि मेकोक बंदर, नीलगिरी। और हरित क्रांति के लिए नारिन टेन, डी जियो रूजेन, ये धान के लिए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो जंगली धान की प्रजाति थी वो थी ओराइजा निवोरा, जिसने एंटीबायोटिक यानी फिर एक विषाणु के विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता विकसित की। फिर विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, इसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया गया। सर्पगंधा उच्च रक्तचाप में काम आती है। सिनाकोना पादप की छाल मलेरिया के इलाज में उपयोग होती है। उसके अलावा टेक्सस बकाटा नाम का वृक्ष कैंसर के इलाज में उपयोग होता है। स्यूडोमोनास प्यूटिटा ऑर्थोबैक्टर विस्कोसस, ये क्या काम आता है? औद्योगिक अपशिष्ट से भारी धातु हटाने में, औद्योगिक अपशिष्ट से भारी धातु हटाने में। फिर जैव विविधता पर किस किस तरीके से संकट है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ये सिर्फ नामों से आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत तरीके के संकट है। और जैसे कि अंधविश्वास में गागरों, तोते, गोडावन, गोयरा, इन पे संकट है। फिर जैव विविधता का संरक्षण क्या किया जाए, ये भी आपके पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो जो कार्य किए गए। IUCN बनाया, IUCN बना करके IUCN स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय बनाया। इसने एक रेड डाटा बुक दी, रेड डाटा बुक जो कि रंग, काला रंग विलुप्त हो चुकी, लाल रंग लुप्त प्राय, अंबर उसकी स्थिति कमजोर है, सफेद रंग दुर्लभ प्रजाति, हरा रंग जो लुप्त प्राय थी पर अब उसमें सुधार हो चुका है, और ग्रे रंग जो जिनकी जानकारी अपर्याप्त है। इस तरीके से रंग उसके बारे में बताते हैं। साथ ही उनका डिवाइडेशन किया गया कि विलुप्त जो विलुप्त हो चुकी है, संकटग्रस्त जिनके ऊपर संकट है वो नियर बाई विलुप्त होने वाली। विलुप्त कौन कौन सी हो चुकी है? डोडो पक्षी, डायनासोर, रायनीय पादप। डोडो पक्षी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर संकटग्रस्त प्रजातियां जैसे कि बाघ बगैरह, जिंगो बाइलोबा, सर्पगंधा, गेंडा और चीता। अति संवेदनशील कौन सी? जो नियर बाई विलुप्त की श्रेणी में, विलुप्त नहीं, संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएगी, जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है, जैसे याक, नीलगिरी लंगूर, लाल पांडा। फिर जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में वो दुर्लभ, और जो इनकी जानकारी पर्याप्त नहीं है वो अपर्याप्त। फिर 1973 में एक सिटीज नाम का कन्वेंशन किया, जिसके अंदर बस 1973 में सिटीज नाम का कन्वेंशन किया गया। फिर 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो के शहर में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उस पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की संधि अस्तित्व में आई। जैव विविधता संधि कब हुई? जैव विविधता संधि हुई 1992 के ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। फिर उसके बाद में भारत में जैव विविधता एक्ट, भारत में जैव विविधता एक्ट कब पारित किया गया? 2002 में। जैव विविधता एक्ट के अंदर कुछ बातें थी। फिर 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। फिर हमने कुछ दिवस देखे कि 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस। फिर हमने देखा 2010 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाया गया, और 2024 की थीम क्या थी? योजना का हिस्सा बने, बी पार्ट ऑफ द प्लान। और 2025 की थीम क्या थी, जो आपको अब ध्यान में रखनी है। इस तरीके से आज की हमारी क्लास यहीं पूरी होती है, लेकिन कल की एक क्लास और बची है इसके अंदर।
उसके अंदर आपके करंट से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट आएंगे, आपको जीके से भी जुड़े हुए फैक्ट आएंगे और करंट से भी जुड़े हुए फैक्ट आएंगे। इसमें फैक्चुअल डाटा सीधे के सीधे पूछ लिया जाता है। चैप्टर बहुत इजी है, आपको ऐसा ही लग रहा था जैसे आप पढ़ रहे थे जीके, लेकिन जीके का आप साइंस के साथ टच करते हुए, साइंस आप पढ़ रहे हैं तो साइंस में जिस तरीके से यहाँ पे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। और आप जैव विविधता इस डायग्राम से, इस चित्र से, थंबनेल से आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे कि जैव विविधता क्या होती है। अब आप कल पढ़ेंगे जैव विविधता की कुछ और चीजें, साथ में आप पढ़ेंगे सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तो साथियों धन्यवाद, इसी तरीके से क्लास को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।